अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था सेल मेम्ब्रेन को। आज हम देखेंगे साइटोप्लाज्म को। साइटोप्लाज्म बेसिकली वो कंपोनेंट ऑफ सेल है जो कि सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड वाला जितना भी पोर्शन आप कह रहे हैं ये स्टार्ट होता है और न्यूक्लियस को भी सराउंड कर रहा होता है। न्यूक्लियस बेसिकली जो सेंट्रल पोर्शन ऑफ सेल है उसको बोलते हैं। अब ये जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के मिड में जितना भी पोर्शन आता है ये लिक्विड सा होता है और इसके अंदर आपके ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो आपका साइटोप्लाज्म आते हैं इसके दो जोन आते हैं। एक आपका आता है एक्टोप्लाज्म, दूसरा आता है एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म आपका होता है जो कि आपके सेल मेम्ब्रेन की साइड पे होता है पोर्शन साइटोप्लाज्म का, उसे हम बोल देते हैं एक्टोप्लाज्म। और जो आपके न्यूक्लियस के करीब करीब होता है उसे हम बोल देते हैं एंडोप्लाज्म। अब जो साइटोप्लाज्म है बेसिकली वो दो चीज़ों पे कंसिस्ट करता है। एक आपका आ जाते हैं ऑर्गेनेलिस और दूसरा आ जाता है आपका साइटोसोल। अब ये जो आपका साइटोसोल है बेसिकली ये क्या है? ये साइटोसोल जो क्लियर फ्लूइड होता है जिसके अंदर आपके सॉल्ट्स होते हैं, शुगर्स, अमाइनो एसिड्स, एंजाइम्स और आपके ऑर्गेनेलिस भी प्रेजेंट होते हैं, ये उस लिक्विड को बोलते हैं। और जो ऑर्गेनेलिस हैं हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि छोटी मशीनरीज होती हैं जिनके अंदर जो स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती हैं। अब आपका जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें आपका साइटोसोल भी आ जाता है, आपका सेल मेम्ब्रेन, आपके ऑर्गेनेलिस भी आ जाते हैं एक्सेप्ट दैट ऑफ न्यूक्लियस। जो जर्नल हमने उस दिन डिफरेंट ऑर्गेनेलिस को डिस्कस किया था उसका तो हमें आइडिया हो गया कि कुछ जो है ऑर्गेनेलिस वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व हैं, कुछ जो है आपकी मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व हैं, कुछ आपकी जो है एनर्जी की प्रोडक्शन कर रही हैं। तो अब हम ना सबसे पहले देख लेते हैं अपनी प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस, ठीक है? और उसी के साथ ना हम लिंक करके ना हर ऑर्गेनेली को पढ़ेंगे। तो ये जो प्रोटीन सिंथेसिस का बेसिकली प्रोसेस होता है ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये आपके न्यूक्लियस के अंदर से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले जो है ना हम ऐसा करते हैं अपने न्यूक्लियस को पढ़ लेते हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है और इसके अंदर कौन कौन से कंटेंट्स हैं। ठीक है, हम न्यूक्लियस से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम जिस वे में आपकी प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है उसी वे में वन बाय वन हम ईच ऑर्गेनेली को डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जो है आपका जो न्यूक्लियस बेसिकली होता है वो आपका सेंट्रल रीजन ऑफ सेल होता है। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है आपका न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर ये आपको सर्टेन पोर्स नजर आ रहे हैं। ये बेसिकली जो मटेरियल न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर मूव करता है वो इन्हीं पोर्स के थ्रू ही करता है। अब न्यूक्लियस की जो ये इन्वेलप सा होता है इसकी भी दो लेयर होती हैं, एक होती है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक होती है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है क्रोमैटन न्यूक्लियोलस, ठीक है? इसे भी हम डिस्कस करते हैं। और इसके साथ ही ना आप देख रहे हैं कि जो आपका न्यूक्लियस है उसको सराउंड किया हुआ है आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स ने, ठीक है? ये एक सेपरेट ऑर्गेनेली है। अभी पहले हम ना थोड़ा सा न्यूक्लियस को ही डिस्कस कर लेते हैं। अब देखें जो आपका ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप है इसे न्यूक्लियर इन्वेलप भी बोलते हैं, इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसके अंदर बेसिकली आपका क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? वो आपका डीएनए होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हेरिडिटरी ट्रांसमिशन के लिए फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। यानी कि इसी की बेसिस पे आपकी प्रोटीन सिंथेसिस की जाती है, इसी की बेसिस पे आपके सेल को डिवाइड किया जाता है और एग्जैक्ट सिमिलर कॉपीज बनाई जाती हैं। अब ये जो आपकी डीएनए हम कह लें, ये जो डीएनए आता है इनका जो स्मॉलर यूनिट होता है उसे हम बोलते हैं जीन। और एक जीन बेसिकली ही एक कोड है जो कि एक प्रोटीन का हमें बता रहा है कि ये प्रोटीन कैसे बनेगी, इसमें क्या क्या चीजें इस प्रोटीन में प्रेजेंट होनी चाहिए। ये हमें कौन बता रहा है? ये हमें जीन बता रही है। और जीन किसका पार्ट है? जीन पार्ट है डीएनए का। और डीएनए जो है जब वो डबल हेलिक्स में अरेंज होते हैं और अपने आप को क्या कर लेते हैं? अपने आप को कंडेंस्ड करते हैं। अपने आप को हाईली कंडेंस्ड जब करते हैं तो वो क्रोमोसोम्स बना लेते हैं।
तो क्रोमोसोम बेसिकली क्या है, क्रोमोसोम है आपका कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है। ये जो कंडेंस्ड फेज होता है ये तो ड्यूरिंग सेल्स जो सेल साइकिल या सेल डिवीजन जब होती है उसमें हमें प्रॉपरली नज़र आता है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये बेसिकली किस पे कंसिस्ट करता है, इसमें इसमें ना दो आप कह लें कि आपके ना ये बटरफ्लाई लाइक शेप का होता है, आप देख सकते हैं कि कुछ उसके ना टोटल जो होते हैं दो क्रोमैटिन कह लें, उनसे मिलके एक आपका क्रोमोसोम बनता है, ठीक है। कुछ इस तरह की शेप होती है। जिस पॉइंट पे ये जो दो स्ट्रक्चर कंबाइन कर रहे हैं उसको हम बोल देते हैं सेंट्रोमेयर, ठीक है। और आपकी जो बॉडी होती है उसमें टोटल आपके 46 क्रोमोसोम्स होते हैं 23 पेयर्स में, ठीक है। पेयर्स की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। इस बात का मतलब ये है कि ये जो एक साइड हमें नजर आ रही है ये वाली, ठीक है, ये आपका ये आपका क्या है, ये आपका एक क्रोमोसोम है। और दो मतलब ये जो दोनों कंबाइन हुए हुए हैं ये पेयर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और ये कब एग्जिस्ट करते हैं इस फॉर्म में, ये ड्यूरिंग जो होता है आपका मेटाफेज उसमें आपको क्लियरली शोन अप होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है। और जो बाकी की स्टेजेस होती हैं उनमें ये किस फॉर्म में होते हैं, उनमें ये अनकंडेंस्ड फॉर्म में होते हैं, यानी कि ये आपको सिंगल सिंगल क्रोम नेटवर्क में या फिर आप स्पेगेडी लाइक स्ट्रक्चर भी इसे बोलते हैं उसमें नजर आते हैं, जिससे हम बोल देते हैं कि ये आपके क्या है, ये क्रोमैटिड्स हैं। तो ये जो अभी आपको इस सेल के अंदर नजर आ रहा है, ये जो न्यूक्लियस के अंदर ये वाले जो पोर्शंस आपको नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली आपको क्रोमैटिड या क्रोमैटिन के स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं जो स्पेगेडी लाइक अपीयरेंस होती है। और ये कब होती है, जब आपका सेल यूजुअली ग्रोथ कर रहा होता है और साइज इंक्रीमेंट कर रहा होता है, या नॉर्मल जो उसका प्रोसेस चल रहा होता है एक्सेप्ट दैट ऑफ सेल डिवीजन, उससे पहले पहले, तो तब आपका जो सेल है उसके अंदर ये इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, अब ये जो आपकी ये जो क्रोमैटिन्स होते हैं इनके अंदर हमने बोला कि आपका डीएनए, ठीक है। डीएनए बेसिकली आपका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस तरह स्पाइरल शेप में होता है, ठीक है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। और यही स्ट्रक्चर जो है हाईली कंडेंस्ड होके आपका क्या बना देता है, हाईली कंडेंस्ड होके आपका क्रोमैटिन बनाता है। और क्रोमैटिन कंडेंस्ड होके आपका क्या बनाता है, आपका क्रोमोसोम बनाता है, ठीक है। तो अब ये जो आपको डीएनए नजर आ रहा है, हमने कहा कि इसका भी एक स्मॉलर सा पोर्शन होता है, ठीक है। एक छोटे इसके फ्रेगमेंट्स होंगे। अब उन फ्रेगमेंट्स वो क्या है, वो बेसिकली हैं वो आपकी हैं जीन्स, ठीक है। ये जो हमने फ्रेगमेंट्स हम शो कर रहे हैं ये क्या है, आपकी जीन्स। और हर जीन इनकोड करती है फॉर अ स्पेसिफिक प्रोटीन, ठीक है। अब जब आपकी प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो आपकी ये जो डबल हेलिक्स डीएनए स्ट्रक्चर है ये क्या होगा, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर से लेडर लाइक अपीयरेंस बना लेगा, ठीक है। लेडर लाइक अपीयरेंस बनाएगा सबसे पहले। उसके बाद क्या होगा कि ये जो लेडर लाइक अपीयरेंस है इसकी भी ये भी मिड से क्या कर दिया जाएगा, इसे ब्रेक कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ब्रेकिंग हो जाएगी। तो आपके पास क्या होगा कि आपके पास दो स्ट्रैंड्स आ जाएंगे, ठीक है। आपके पास क्या आ रहे हैं, दो स्ट्रैंड्स आ गए, किसके, आपके डीएनए के, ठीक है। अब ये दो स्ट्रैंड्स आ गए हैं। अब बेसिकली एक तो अगर हम सेल डिवीजन की बात करें तो इसके साथ इनका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का पोर्शन अटैच हो जाता है, ठीक है। और आपके पास डीएनए से डीएनए बन जाता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। ये सेल डिवीजन में ऐसा होता है। लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं आपकी ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस की, जिसमें आपका क्या बनता है, जिसमें आपका बनता है डीएनए से मैसेंजर आरएनए। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होती है, इनकी कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स अटैच की जाती हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री इससे क्या बनाया जाता है, इसे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाया जाता है, जिसे हम बोल देते हैं कि ये अब आपका आ गया मैसेंजर आरएनए का स्ट्रैंड, ठीक है। मैसेंजर आरएनए का स्ट्रैंड। अब ये यहाँ पर जो प्रोसेस हुआ है, ठीक है, ये जो यहाँ पर इसको बेसिकली हम
ये बेसिकली प्रोसेस क्या है, ये बेसिकली जो आपका ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है, जिसमें आपकी मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन हुई है। अब यही मैसेंजर आरएनए क्या होगा कि ये आपके न्यूक्लियर पोर से बाहर जाएगा और आपके साइटोप्लाज्म में मूव करेगा। और ये देखें, ये जो आपका ये जो आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, बेसिकली ये सबसे पहले इधर ही आता है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर अटैच होते हैं राइबोसोम्स। अब हमने आपको बताया था कि राइबोसोम्स बेसिकली आपके इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी अटैच होते हैं और फ्री साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होते हैं। तो अब ये प्रोटीन टू प्रोटीन वेरी करता है कि कौन से प्रोटीन आपके साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स में इनकोड करेंगे या कौन से आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो राइबोसोम्स हैं वो बनाएंगे। लेकिन यूजुअली जो आपका मैसेंजर आरएनए आता है वो आपका किधर आ जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और उधर भी कहाँ आ जाता है, वो हो जाता है राइबोसोम्स के ऊपर, ठीक है। राइबोसोम्स बेसिकली इनका कैसा स्ट्रक्चर होता है, राइबोसोम्स बेसिकली यूनिट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स पे आने से पहले ना हम एक बार ये जो आपका किसका स्ट्रक्चर है, ये जो आपका बेसिकली ये जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, हम इसे ना थोड़ा सा देख लेते हैं फर्दर, ठीक है, कि ये आपका यहाँ पर आपकी बुक में क्या क्या मेंशन है। तो सबसे पहले यही है कि आपका ये सेल का सेंटर है और इसको हम क्या बोलते हैं, ये रिप्रोडक्टिव फंक्शंस में और बायोकेमिकल प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होता है और ये यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। जब हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था माइक्रो में भी, तो वहां पर भी हमने आपको बताया था यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल का डिफरेंस। अब साइज एंड शेप की बात करें तो आपका जो न्यूक्लियस होता है स्फेरिकल शेप में होता है और इसका जो साइज है वो 4 to 10 मिलीमीटर इन डायमीटर होता है, ठीक है। इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर जो इसका लिक्विड कंटेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, उसे हम कह देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मा, और क्रोमोसोम्स होते हैं इसके अंदर और एक न्यूक्लियोलस होता है। अब अगर कंपोजिशन की बात करें तो इसमें वाटर 80% प्रेजेंट होता है, ड्राई वेट इसका 20% है, जिसमें डीएनए 80% बना रहा है और 2% आपका बना रहा है आरएनए, ठीक है, जो कि आपके इस डीएनए से ही फॉर्मुलेट किया गया है। तो इसके मेन फंक्शंस क्या है, इसका मेन फंक्शंस है आपको क्या करता है, कंट्रोल करता है, ये आपका कंट्रोलर है, ठीक है, हर चीज की सिंथेसिस को कंट्रोल करेगा, स्पेशली आपकी प्रोटीन सिंथेसिस को। अब इससे हम क्या फॉर्मुलेट करते हैं, इससे हम मैसेंजर आरएनए फॉर्मुलेट करते हैं जो कि फिर प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। हेरिडेटरी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और आपकी जो सेल डिवीजन है उसको भी कंट्रोल यही करते हैं। और जितनी एक्टिविटी आपके साइटोप्लाज्म में हो रही है उनको कंट्रोल भी कौन कर रहा है, उनको भी कंट्रोल आपका यही आपका न्यूक्लियस ही कर रहा है, ठीक है। तो अब हमने ये तो देख लिया कि आपका मैसेंजर आरएनए कैसे बनेगा इसके अंदर, ठीक है। अब हम फर्दर देख लेते हैं कि जब वो मैसेंजर आरएनए आउटसाइड मूव करेगा और राइबोसोम्स के पास जाएगा तो राइबोसोम्स उसके साथ फर्दर क्या प्रोसेसिंग करेंगे। तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो राइबोसोम्स का बेसिक स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ठीक है। अच्छा, अब जो राइबोसोम्स होते हैं बेसिकली यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के जो सब यूनिट्स हैं उनमें डिफरेंस होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ना आपको ये बबल लाइक अपीयरेंस इसकी नजर आ रही है, जिसमें दो बबल्स आपके बने हैं, ठीक है। एक आपका ये एक आपका जो है अपर पोर्शन आ जाता है, एक आपका अपर पोर्शन आ गया, एक आपका जो आ गया वो लोअर पोर्शन आ गया। ये जो अपर वाली सब यूनिट है, ठीक है, ये बेसिकली होती है 50s की, और जो ये लोअर वाली यूनिट है ये होती है 30s की, ठीक है। अब देखें इसे लार्जर सब यूनिट बोलते हैं, इसे स्मॉलर सब यूनिट बोल देते हैं। अब इसके अंदर भी ना आप ऐसे समझ लें कि आपको 3 मशीनरीज नजर आ रही हैं, एक या स्ट्रैंड नजर आ रहे हैं, ई स्ट्रैंड है, पी स्ट्रैंड है और ए स्ट्रैंड है। अब ये जो आपको 5 से 3 तक ये नजर आ रहा है, ये आपका बेसिकली क्या है, ये आपका है मैसेंजर आरएनए, ठीक है। ये क्या है आपका, ये आपका है मैसेंजर आरएनए।
अब ये जो आपका मैसेंजर आरएनए आपका कहाँ से आया है? ये मैसेंजर आरएनए आपका आया है न्यूक्लियस के अंदर से। अब ये राइबोसोम्स के साथ अटैच हो जाता है और राइबोसोम्स क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू इट्स बेसिस इनके जो कॉम्प्लीमेंट्री अमाइनो एसिड्स होते हैं उनको अटैच करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब ये जो तीन बेसिकली जो बेस पेयर्स हैं, तीन तीन बेस पेयर्स के अकॉर्डिंग उनका ना फर्दर क्या होता है कि उसके अकॉर्डिंग आपके फर्दर आप इन्हें बोल सकते हैं कि कोडॉन्स ऐड किए जाते हैं। और ये जो कोडॉन्स होते हैं ये बेसिकली आपकी क्या होती है, ये आपके अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो अब ये जो है, तो इसी तरह से ना आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन्स होते हैं, ठीक है, कोडॉन्स के जो वो उनके को आप कह सकते हैं कि जो कोडॉन्स इनकोड कर रहे होते हैं अमाइनो एसिड्स को, वो बेसिकली उनके कॉम्प्लीमेंट्री में अटैच किए जाते हैं और फिर इसी तरह चेन लेंथ इंक्रीज की जाती है अनटिल एंड अनलेस आपके पास स्टॉप कोडॉन नहीं आ जाता। स्टॉप कोडॉन एंड वाला कोडॉन होता है जो कि कहते हैं कि चेन लेंथ कंप्लीट हो गई है, अब फर्दर अमाइनो एसिड ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो अमाइनो एसिड्स आ रहे होते हैं ये कहाँ से आ रहे होते हैं, ये बेसिकली आपका जो ट्रांसफर आरएनए है, ठीक है, ये जो आपका ट्रांसफर आरएनए है ये लेके आ रहा होता है। ठीक है, ये बेसिकली इसके साथ आप कह लें कि अमाइनो एसिड अटैच होते हैं और ये वन बाय वन अकॉर्डिंग टू दी कोडॉन आके अटैच होते जाते हैं और डी अटैच होते जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये ए रीजन पे आके बाइंड करते हैं, देन पी रीजन पे ट्रांसफर होता है जब ये अपना फर्दर जो पर्टिकुलर अमाइनो एसिड है अटैच कर देते हैं, देन ये ई रीजन पे आ जाते हैं और ई रीजन से फिर ये डी अटैच हो जाते हैं, फिर एक नया ट्रांसफर आरएनए आता है और इसी तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यूअस मैनर में चलता रहता है। ठीक है, और ये जो आपको ऊपर नजर आ रही है ये वाली जो आपको ये आपकी क्या है, ये आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन है, दैट इज योर प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन बेसिकली आपको पता है कि अमाइनो एसिड्स को कंबाइन करने से आपके प्रोटीन्स बनते हैं। अमाइनो एसिड्स के यूनिट किस बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन होते हैं और आपके पास क्या बना देते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बना लेते हैं। ठीक है, तो ये जो बेसिकली ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है ये कहाँ बन रही है, ये आपके राइबोसोम में बन रही है। ठीक है, ये जो ट्रांसफर आरएनए आपके डिफरेंट साइट्स पे अटैच होते हैं, ये साइट्स कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, ये आपके राइबोसोम्स में प्रेजेंट होती हैं। इसीलिए जो आपके राइबोसोम्स हैं उन्हें हम बोलते हैं कि ये आपकी प्रोटीन सिंथेसिस की मशीनरी है। ठीक है, अब हम इसे थोड़ा सा फर्दर देख लेते हैं कि आपकी बुक में इसके क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं। अच्छा, ये जो है आपका सेल का ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होता है जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटीन सिंथेसिस में रिस्पॉन्सिबल है। ये नॉन मेम्ब्रेनियस होता है और ये जो राइबोसोम्स हैं ये फ्री फॉर्म में भी होते हैं, अटैच फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ होते हैं वहाँ पर किस फॉर्म में उसमें उधर ये अटैच फॉर्म में होते हैं, वहाँ किस में इन्वॉल्व है, वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस में ही इन्वॉल्व है। फ्री और फ्लोटिंग राइबोसोम्स ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये आपके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं और ये भी बेसिकली जो साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन है उनकी फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं। तो फोर्थ स्टेप जो आपका था, जो हमने न्यूक्लियस के अंदर पढ़ा था, वो क्या था, वो आपका था ट्रांसक्रिप्शन का। ठीक है, और जो अब हम ये पढ़ रहे हैं जो आपका राइबोसोम के अंदर हुआ है जिससे मैसेंजर आरएनए से आपका क्या बना, आपका पॉलीपेप्टाइड चेन बनी, उसे हम कह रहे हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, फोर्थ स्टेप इज ट्रांसक्रिप्शन, सेकंड स्टेप इज ट्रांसलेशन। अच्छा, अब जब ये ट्रांसलेशन आप कह लेंगे ट्रांसलेशन हो जाती है, पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है, तो अभी हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये आपकी किधर बनी है, ये आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो गया प्रोसेस। उसके बाद कहाँ मूव करेगा, ये आपका पॉलीपेप्टाइड चेन, उसके बाद ये मूव करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। तो अब हम ना एक बार रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देख लेते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देख लेते हैं। अच्छा, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होती हैं ये बेसिकली क्या है, ये सीरीज ऑफ ट्यूब्यूलर पोर्शन है जो कि आपके साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये न्यूक्लियस से स्टार्ट हो जाते हैं और
अप टू दी सेल मेम्ब्रेन ये कह लें कि एक्सटेंड करते हैं। अब इनके दो टाइप्स हैं, एक आते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरे हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं इन पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं, इसलिए इनकी अपीयरेंस कैसी आती है, इनकी अपीयरेंस आती है रफ, इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, उनकी स्मूथ अपीयरेंस होती है। अभी आप देख सकते हैं ये आपका न्यूक्लियस है, उसके अराउंड ये जो पिंकिश में आपको नजर आ रहे हैं ये आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और उसके बाद है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो वो जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो कहाँ बनेगी, वो आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनेगी, देन वो आ जाएगी किधर, वो आ जाएगी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसकी फर्दर कॉइलिंग की जाती है, ठीक है, कॉइलिंग की जाती है क्योंकि आपको पता है कि प्रोटीन जो होती है, प्रोटीन के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। एक प्रोटीन को जो है कंप्लीटली प्रोटीन कब बनती है, जब वो इन सब फेजेस को पास कर लेती है, ठीक है। तो अभी हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन है, अब वो क्या करेगी, उसकी कॉइलिंग होगी इन डिफरेंट स्टेप्स में, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, और इनके थ्रू जो इसकी कॉइलिंग करते हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। तो सबसे पहले इसकी कॉइलिंग होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अच्छा, तो यहाँ पर भी यही मेंशन है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है, इधर राइबोसोम अटैच होते हैं और ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। जबकि जो आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनका किधर रोल है, उनका बहुत सारे प्रोसेसेस में रोल है। सबसे पहले लिखा हुआ है लिपिड बायोसिंथेसिस में, ठीक है। ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सबसे ज्यादा जो है ना आपके लिवर में प्रेजेंट होते हैं, और वहां पर ये क्या, वहां पर यूजुअली जो आपका बाकी जगहों में भी प्रेजेंट होते हैं लेकिन लिपिड में ये ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। तो ये लिपिड बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है, लिपिड्स की फॉर्मेशन में, जिसमें आपके डिफरेंट स्टीरोल्स की रिंग्स आ जाती हैं, उन सब वो सब प्रोसेसेस बेसिकली इसी में हो रहे होते हैं। देन जो आपका ना ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म होता है उसमें भी यही इन्वॉल्व होते हैं। बेसिकली जो आपकी ब्लड शुगर है ना, जिसे हम बोलते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज को स्टोर किया जाता है सेल के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ठीक है। तो ताकि जब आपको जरूरत पड़े ग्लूकोज की, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन की जा सके और उसे वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जा सके। तो बेसिकली स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज को हम ग्लाइकोजन बोलते हैं। तो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है कि ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन करके हम उससे डिफरेंट चीजें बना रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है ये कहाँ पर होता है, ये भी आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही होता है। उसके अलावा ये डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व है। डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस क्या होता है कि किसी केमिकल को लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसे सो दैट वो बॉडी को हार्म ना करे। जैसे डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिन्स और अल्कोहल कौन करता है, ये आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में करते हैं। और जो प्राइम लिवर के फंक्शन है वो भी यही है, मेटाबॉलिज्म और डिटॉक्सिफिकेशन। इसी वजह से ये सबसे ज्यादा आपके लिवर में प्रेजेंट होते हैं। और एक जो इनका प्रोसेस आपको मैंने बताया कि ये जो आपकी प्रोटीन होती हैं उनकी क्या करते हैं, कॉइलिंग करवाते हैं, ठीक है। अब वो जो प्रोटीन कॉइल्ड हो जाती हैं वो फिर फर्दर कहाँ पर जाती हैं, वो इधर से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल के आपकी चली जाती हैं गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर। अब हम वो देख लेते हैं। अब जो आपका गोल्जी अपरेटस है वो देखिए बेसिकली उसमें ना ये सिस्टर्नी लाइक स्ट्रक्चर बना होता है। इसे हम गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं, इसे हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ये भी आपका क्या है, मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनाली है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें पैकिंग की जाती है। जो प्रोटीन आ रही है ना उन पे फर्दर टैग्स वगैरह लगाए जाते हैं और उन्हें फिर साइटोप्लाज्म में रिलीज कर दिया जाता है। यही गोल्जी अपरेटस भी आपके किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लाइसोसोम्स हमने कहा था कि वो ऐसे आपकी आपका ऐसा वेसिकल होता है जिसके अंदर आपके ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो ग्रैन्यूल्स क्या हैं, वो बेसिकली आपके एंजाइम्स हैं। और एंजाइम्स आपको पता है कि एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम्स बेसिकली आपकी प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो जो वो प्रोटीन्स जो आपके प्रेजेंट होती हैं उनको कंबाइन किया जा रहा है, उनको वेसिकल की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है, ठीक है। और उन्हें क्या किया जा रहा है,
उन्हें रिलीज किया जा रहा है साइटोप्लाज्म में, और ये सब काम कौन कर रहा है, ये आपका गोल्जी अपरेटस कर रहा है। अब इसमें एक साइड से आपकी क्या आती है, एक साइड से आपकी जो यूनिट्स है या प्रोटीन है वो आती हैं, इस सब ये जो क्रिस्टल नेटवर्क होता है इसे क्रॉस करती हैं, और इसे क्रॉस करते टाइम उन पे टैगिंग की जाती है, उनकी कॉइलिंग की जाती है, ठीक है, और वेसिकल की फॉर्मेशन होती है। और फिर ये जो आपका आउटपुट, आप ऐसे समझ लें कि जो आउटगोइंग या आउटपुट वाली जगह होती है, ठीक है, वहां से वेसिकल्स को रिमूव कर दिया जाता है। एक इसका सिस फेस होता है, एक इसका होता है ट्रांस फेस। ये जो बीच में आपको खाली जगह नजर आ रही है उसे हम बोल देते हैं ल्यूमेन, ठीक है। अब ये आपको नजर आ रही है न्यूली फॉर्म वेसिकल्स, और ये अब प्रॉपरली जो वेसिकल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट कर दी गई हैं आपके किधर, साइटोप्लाज्म में। तो एक इनके भी डिफरेंट फंक्शंस है, जिनमें से एक प्राइम फंक्शन इनका क्या है, ये इनका प्राइम फंक्शन है लाइसोसोम की फॉर्मेशन, और डिफरेंट जो आपकी ये लाइसोसोम्स है प्रोटीन उन्हें सिक्रीट करना इन दी साइटोप्लाज्म। इनका प्रोटीन सिंथेसिस में रोल है, लिपिड सिंथेसिस में रोल है, और उसके अलावा अगर देखें तो जो एन ओलिगोसेकेराइड्स होते हैं उन्हें भी मॉडिफाइड यही करते हैं। अब एन ओलिगोसेकेराइड्स क्या है, ओलिगोसेकेराइड्स बेसिकली आपके कार्बोहाइड्रेट्स को बोलते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की एक टाइप है जिन्हें हम बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड्स, और उनको फर्दर आप समझ लें उनकी टैगिंग वगैरह भी यही करते हैं, ठीक है। जिस तरह प्रोटीन की टैगिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस साथ में आपकी कार्बोहाइड्रेट की भी टैगिंग्स वगैरह के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है, और उन्हें प्रॉपर वेसिकल का शेप देते हैं और रिलीज कर देते हैं इन दी साइटोप्लाज्म। अब हम एक पिक्चर देख लेते हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस के सारे प्रोसेस की, और उसके बाद फिर हम अपने नेक्स्ट ऑर्गेनेली की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, तो ये आपकी ना बेसिक जो है प्रोटीन सिंथेसिस को शो कर रहा है। सबसे पहले आप देखें ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो रहा है न्यूक्लियस के अंदर, जिसमें डीएनए का जो डबल हेलिक्स है वो क्या हुआ, अनकंडेंस्ड हुआ, ठीक है, स्पेसिफिक एरिया से, और उधर क्या बना, उसका कॉम्प्लीमेंट्री मैसेंजर आरएनए बना। पहले इसे हम बोलते हैं प्री मैसेंजर आरएनए, वो थोड़ा मेच्योर हो जाता है, उसे हम बोल देते हैं मेच्योर मैसेंजर आरएनए, और वो ट्रांसपोर्ट पोर्स के थ्रू कहाँ कर दिया जाता है, वो कर दिया जाता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और साइटोप्लाज्म में या तो वो जो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम है वहां जाएगा, या फिर आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जाएगा। अच्छा, वहां पर चला गया, वहां पर अब क्या होगा, ये आपको अब देखें यहाँ पर ये नजर आ रहा है, आपके राइबोसोम्स की 2 यूनिट है, उधर आपका अटैच हो गया मैसेंजर आरएनए। अब यहाँ पर ये जो आपको मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं, ये कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपके बेसिकली ट्रांसफर आरएनए के मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि आ रहे हैं, अटैच हो रहे हैं, और फिर क्या हो रहे हैं, पहले एक अटैच होता है, फिर उसके बाद वो जब बेस पेयर ऐड हो जाता है तो दूसरा अटैच होता है, और जो पहले वाला ट्रांसफर आरएनए था वो क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है बेसिकली इसे हम क्या कह रहे हैं, इसे हम ट्रांसलेशन बोल रहे हैं। अब ये जो ट्रांसलेशन है उसके बाद ये आपका जो है लास्ट पे क्या बन गया, ये लास्ट पे आपका पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली क्या हो रहा है, ये आपकी प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, और उसके बाद क्या होगा, इस प्रोटीन की कॉइलिंग वगैरह आपकी गोल्जी अपरेटस वगैरह में होती है। नेक्स्ट जो हमारी ऑर्गेनेली है, अब प्रोटीन सिंथेसिस तो हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट जो आपकी हमने देखना है कि ये जो डिफरेंट प्रोसेसेस सेल के अंदर हो रहे हैं, ठीक है, हर प्रोसेस में एक केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है, और इस सब के लिए ना आपको एनर्जी चाहिए होती है। तो ये एनर्जी बेसिकली कौन प्रोवाइड कर रहा है, जो ऑर्गेनेली आपकी एनर्जी जनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली आपका ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, जिसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है, उनके दरमियान में जो स्पेस होती है उसे हम बोल देते हैं इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। अब उसके अंदर ना ये आपको क्रिस्टल नेटवर्क शो हो रहा है, ठीक है, जिन्हें हम क्रिस्टल्स बोलते हैं। इसके अंदर ना आपका लिक्विड कंटेंट होता है जिसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं। अब उस मैट्रिक के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, उसके अंदर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट हैं, उसके अंदर डीएनए भी प्रेजेंट होता है, और उधर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसे हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल,
ठीक है, क्यों? क्योंकि यही वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है जिसे आपका सेल यूज करके क्या करता है, डिफरेंट अपने प्रोसेसेस को रन कर रहा होता है, क्योंकि विदाउट एनर्जी तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। तो जो एनर्जी हमारे पास प्रोड्यूस होती है और कंज्यूम करता है बॉडी या सेल आपका, वो किस फॉर्म में करता है? वो करता है एटीपी की फॉर्म में। एटीपी मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो होती है वो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अच्छा, तो ये इसका बेसिक सा स्ट्रक्चर है। अब जो इसका अगर हम साइज की बात करें तो थोड़ा सा वेरी करता है। ये मोटाइल ऑर्गेनेली आपका होता है, यानी कि मूव करता रहता है साइटोप्लाज्म में। उसके अलावा इसकी जो विड्थ है 0.5 से 1 माइक्रोमीटर तक आती है और लेंथ इसकी 10 माइक्रोमीटर तक है। अच्छा, शेप अगर आपकी देख लें तो इलोंगेटेड सी है, सिगार लाइक शेप है इसकी। सिंगल भी हो सकते हैं, ब्रांच भी हो सकते हैं। अब क्योंकि हमने अभी देखा कि इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है, और तो इसका मतलब ये है कि ये खुद रेप्लिकेट कर सकता है विद इससे सेल डिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती। जब भी आपके सेल में डिमांड बढ़ जाती है एनर्जी की, एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, तो ये खुद खुद को रेप्लिकेट कर लेते हैं और एक से अपनी 2 कॉपीज बना लेते हैं। अच्छा, इनमें जो प्रोटीन और लिपिड्स होते हैं वो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, और जो डीएनए और आरएनए है वो इसमें कुछ स्पेसिफिक अमाउंट में वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये सेल्फ रेप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें बनता क्या है? इसमें आपका बनता है एटीपी। अब हम थोड़ा सा ना देख लेते हैं कि एटीपी कैसे बनेगा। बेसिकली ये जो आपके एनर्जी जनरेशन का प्रोसेस है ना, इन्हें हम डिफरेंट स्टेप में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो होता है, आपको पता है कि आपकी जो एनर्जी का सोर्स है, बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी, वो आपका है ग्लूकोज, ठीक है। बेसिकली इस ग्लूकोज की ब्रेकडाउन की जाती है सेल के अंदर और उससे जनरेट किए जाते हैं एटीपी को। अब जैसे ही आप ग्लूकोज कंज्यूम करते हैं वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, सबसे पहले ब्लड में आता है, देन आपके सेल्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि सेल के अंदर क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले ग्लूकोज आता है साइटोप्लाज्म के अंदर और वहां होती है उसकी ब्रेकडाउन। ग्लूकोज की ब्रेकडाउन को हम बोल देते हैं ग्लाइकोलिसिस। अब इस प्रोसेस में आपके पास जो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है जिसमें आपके क्या है, आपके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, जिनमें आपका जिसका फॉर्मूला आपका आ जाता है C6H12O6। उसको ना 3-3 कार्बन की चेन वाले मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और ये जो 3 कार्बन मॉलिक्यूलर चेन है उसे हम बोल देते हैं पायरोविक एसिड, ठीक है। इस प्रोसेस में कुछ आपके एटीपी कंज्यूम भी होते हैं और कुछ प्रोड्यूस भी होते हैं। 2 एटीपी इस प्रोसेस में यूज होते हैं पहले, ठीक है, और एंड में आपके पास 4 एटीपी की प्रोडक्शन होती है। तो 2 क्योंकि 2 तो यूज हुए थे ना पहले, तो हम ओवरऑल जो प्रोडक्शन है उसे लेते हैं 2 एटीपी, यानी कि ग्लाइकोलिसिस के रिजल्ट में आपके पास 2 एटीपी की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद ये जो पायरोविक एसिड का मॉलिक्यूल है, इसके साथ इसके फर्दर प्रोसेसिंग की जाती है और इसे कन्वर्ट कर दिया जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और ये चला जाता है कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है क्रब साइकिल। और ये क्रब साइकिल कहाँ होगी? ये जो हमने अभी मैट्रिक्स पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया का, उसके अंदर ये क्रब साइकिल होती है, ठीक है। अब इस क्रब साइकिल के रिजल्ट में भी आपके सर्टेन अमाउंट ऑफ एटीपी जनरेट किए जाते हैं, एज वेल एज आपके प्रोटॉन जनरेट किए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जनरेट किए जाते हैं, ठीक है। वो जो प्रोटॉन्स हैं बेसिकली वो कहाँ चले जाते हैं इसके बाद? वो चले जाते हैं आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में। हमने पढ़ी थी ना, इसकी 2 मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ये जो इनर वाली मेम्ब्रेन है वहां पर बेसिकली फिर प्रोसेस होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। अब इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के रिजल्ट में क्या, वो जो प्रोटॉन प्रोड्यूस हुए थे उन्हें यूज किया जाता है और एटीपी की प्रोडक्शन भी की जाती है, एज वेल एज इन दोनों क्रब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। एक आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है
और सेकंड में आपका क्या बनता है, सेकंड में आपका वाटर बनता है। वही प्रोटॉन जो हमारे पास इसके रिजल्ट में प्रोड्यूस हुए थे उनके साथ ऑक्सीजन को कंबाइन कर लिया जाता है और आपके वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। और इस प्रोसेस में आपके जो टोटल एटीपी हैं वो प्रोड्यूस कितने किए जाते हैं, वो आपके 36 एटीपी प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो टोटल जो ये जो आपका ग्लूकोज की ब्रेकडाउन है उससे कितने एटीपी जनरेट हुए, 36 प्लस 2 38 एटीपी। ठीक है, तो बेसिकली लिटरेचर के अकॉर्डिंग आपके ना ये 38 एटीपी जनरेट होने चाहिए, लेकिन मोर और लेस ये जो है परसेंट टू परसेंट थोड़ा सा वेरी करता है कि कितनी एटीपी की जनरेशन होगी, तो ये नंबर थोड़ा वेरी कर सकता है प्रैक्टिकली। ठीक है, लेकिन जो हम लिटरेचर के अकॉर्डिंग देखते हैं तो आपकी प्रोडक्शन होनी चाहिए 38 एटीपीज की। तो ये बेसिकली प्रोसेस होता है जिसके थ्रू क्या प्रोड्यूस करता है माइटोकॉन्ड्रिया। इस प्रोसेस के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस कर रहा है एटीपीज। अच्छा, यही बात आपकी यहाँ पर भी मेंशन है फंक्शंस में कि पायरोविक एसिड्स को क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और एसिटाइल कोएंजाइम की को ब्रोकन डाउन किया जाता है और फर्दर आपके पास हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस की जाती है और एटीपी भी प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, उसके अलावा जो अमाइनो एसिड्स हैं और फैटी एसिड्स हैं उनकी भी कन्वर्जन के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। अगर इन केस आपके पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल नहीं है, आप नहीं अवेलेबल, ठीक है, तो आपकी बेसिकली प्रोटीन डाइजेशन की जाती है, लिपिड डाइजेशन की जाती है और उसके रिजल्ट में भी आपकी जनरेशन ऑफ एनर्जी की जाती है। तो बेसिकली पायरोविक एसिड, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड इन सबको फर्स्टली किस में कन्वर्ट किया जाता है, इन सबको एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट किया जाता है और फिर फर्दर वही साइकिल्स रन की जाती है और आपकी जो एनर्जी है उसकी प्रोडक्शन की जाती है। तो ये था आपका माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम बोल देते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। तो ये अभी हमने ये कंप्लीट कर लिए हैं अपने सारे ऑर्गेनाइजर्स, और ये बेसिकली आपका था किससे रिलेटेड, आपका सेल स्ट्रक्चर और सेल ऑर्गेनाइज से रिलेटेड और उनके फंक्शन से रिलेटेड।